खबर है, किसी भी हादसे का सबक यही होना चाहिए कि वैसी लापरवाही ना बरती जाए, लेकिन टोंक के ओहदेदार इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। इसीलिए हर बार हादसे में लोग जान गंवा देते हैं और जिम्मेदार शोक जताकर खानापूर्ति कर लेते हैं। आज फिर बनास नदी 8 नौजवानों को निकल गई। साथी थे कि 8 साथी नीचे नहा रहे थे, वो पानी में डूब गए, जिनको स्थानीय लोगों ने मदद की और उनको यहाँ निकाल के हॉस्पिटल में लाए। मौत के जबड़े से जिंदगी वापस लाने की कवायद कामयाब रही। 3 लोगों का जीवन बचा लिया गया, लेकिन 8 लोग काल के गाल में समा गए। किसने सोचा था कि पिकनिक मनाने निकले नौजवान हंसते मुस्कुराते नहीं, बल्कि कफन में लपेटकर घर लाए जाएंगे। दिल चीर देने वाली ये तस्वीरें टोंक की है। मेरे भाई के फोन से फोन आया था, किसी ने करा कि ऐसी बात हो गई, क्यों कहते दो बाजू मेरे, दोनों बाजू कौन कंधा देगा मेरे को? मैं ये तो देखता है ना, कमाने वाले दोनों चले गए कमाने वाले। अभी परिवारजनों से हमने संपर्क कर लिया, इसमें एसपी साहब और हमारे जो यहाँ एडीएम है उन लोगों ने उनसे संपर्क कर लिया। परिवारजन आएंगे। दुखद घटना है, इसमें हमें भी उच्च स्तर से निर्देश मिले हैं कि हम इसमें जो परिवारजन आए उनको पूरी वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए जो प्रभावी कार्यवाही हमारे पार्ट पे होती है वो भी करें। जहां की बनास नदी में डूबने से 8 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह रही कि 3 युवकों को बचा लिया गया। मरने वाले जयपुर के हसनपुरा के रहने वाले थे। पुराना बनास जो पुलिया है उसके पास कुछ लड़के जयपुर से पिकनिक बनाने के लिए आए हुए थे और उसी दौरान ये घटना हुई। उनमें 11 में से जो 3 लड़के हैं उनको सुरक्षित निकाल लिया गया, जो लोकल्स वहाँ पर मौजूद थे उनकी मदद से। जो 8 लड़के हैं वो अभी उनको मोर्चरी शिफ्ट कराया गया है। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि इनमें से कुछ युवक नहाने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन पानी की गहराई का अंदाजा नहीं हुआ, इसलिए डूबने लगे। डूब रहे दोस्तों को बचाने के लिए कुछ दोस्त भी नदी में उतर गए और हादसे का शिकार हो गए। सभी की उम्र 25 से 30 साल तक की है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये शायद दोस्त थे जो एक पिकनिक बनाने के लिए यहाँ पर आए थे। प्राथमिक तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें से कुछ लोग नहाने के लिए जब गए होते तो उनको बचाने के लिए जब वो डूबने लगे तो कुछ और लोग गए और उसी में ये घटना जो है बड़ा इसने रूप ले लिया। मौत पर किसी का जोर नहीं, लेकिन उस अप्रिय स्थिति से निजात पाने की जरूर कोशिश होनी चाहिए जिसमें फंसकर लोग अकाल ही काल का ग्रास बन रहे हैं। ये बात इसलिए कि जिस जगह डूबकर 8 नौजवानों की मौत हुई वहां पहले भी हादसे होते रहे हैं। पिकनिक मनाने निकले नौजवान डूबते रहे हैं। इसके बावजूद शासन ने उस जगह पर सावधान रहने का कोई सूचना पट्टिका या साइन बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं समझी। इसका हम एक बार फिर से पुनः देखेंगे कि क्या कमी है, क्या चीज़ें हैं जिससे सुधार हो सके। और चूंकि वो एक पिकनिक स्पॉट की तरह लोग उसको यूज़ करते हैं, तो क्या वहाँ पे जनरली मैंने देखा भी है वहाँ जाकर कुछ बैरियर्स भी लगाए गए हैं, पर फिर भी कुछ रास्ते नदी की तरफ जाते हैं जहाँ से लोग चले जाते हैं। तो कुछ और इस तरह के बोर्ड या सावधानी या चेतावनी लगाई जा सकती है जिनसे घटना इतना बड़ा विकराल रूप ना ले। फिलहाल 8 नौजवानों की दुखद मौत ने प्रदेशवासियों को शोकाकुल कर दिया है। कांग्रेस के कद्दावर सचिन पायलट, पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सूबे के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। लेकिन असल बात यह है कि और कितनी मौतों के बाद ओहदेदार नींद से जागेंगे और सैलानियों के लिए साइन बोर्ड लगाने की पहल करेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट। और दर्दनाक हादसे की बड़ी खबर दौसा से मिल रही है, जहां पर डंपर ने बाइक को कुचल डाला। 2 की मौत इसमें हुई है। मृतकों की पहचान दिलखुश जोगी और राहुल मीणा के रूप में हुई है। बैजूपाड़ा थाना इलाके के निहालपुरा के पास यह हादसा हुआ। दोनों शवों को बांदीकुई अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया है। दर्दनाक हादसा हुआ है दौसा में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डंपर ने बाइक को कुचल डाला और इसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है दिलखुश जोगी और राहुल मीणा
बाइक पर सवार थे जिनकी मौत हुई है। बैजूपाड़ा थाना इलाके के निहालपुरा के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तस्वीरें भी सामने आ गई। घटनास्थल की वही बाइक है जो शिकार हुई हादसे का। डंपर ने इसे रौंद डाला और इसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई। खूनी डंपर की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। बीकानेर के पांचू से खबर है, जहां पर जलने से विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले का खुलासा भी कर दिया है। चारपाई से बांधकर आग लगाने की सुराग मिले हैं। आरोपी पति को पुलिस ने राउंड अप किया है और साथ ही मृतका के भाई ने थाने में जब केस दर्ज कराया उसके बाद यह एक्शन लिया गया। दहेज, हत्या सहित कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। तो जलने से विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया था, जिसमें अब पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि चारपाई से बांधकर आग लगाए गए हैं, इस तरह के सुराग मिले हैं, लिहाजा आरोपी पति को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में बांध के हमले में, दरअसल ये बाघ के हमले में बुजुर्ग की मौत के बाद चल रहा विरोध आखिरकार कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की समझाइश के बाद खत्म हो गया। धरने पर बैठे ग्रामीण 25 लाख के मुआवजे की बात पर मान गए और करीब 33 घंटे बाद धरना खत्म किया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघ के हमले में बुजुर्ग राधे श्याम माली की मौत हो गई थी। घटना के बाद किशनपुर गांव के और साथ ही आसपास के सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हुए, धरना देने लगे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद किरोड़ीलाल मीणा भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों के साथ समझाइश का सिलसिला चला। इस दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि रणथंभौर के अधिकारी नशे में चूर रहते हैं। इन समस्याओं को लेकर मैंने भी पहले आवाज उठाई है। लापरवाही और जो उनकी जो भी शिकायतें हैं, होटल वालों से मिलके जो गड़बड़ कर रहे हैं, गांव वालों को परेशान करते हैं और दर्शनार्थियों को नहीं जाने देते और मंदिर के आसपास भी मीट फेंक देते हैं, जिससे टाइगर वहाँ जाते हैं, जैसे ये सभी कह रहे हैं। तो इनके खिलाफ अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल मैंने 10-12 लोग बुला लिए प्रमुख, यहाँ हम वन मंत्री जी से मिलेंगे और जिन की शिकायतें उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और उनको हटाएंगे और ढंग के आदमी यहाँ लगाएंगे और मैं मेरी तरफ से जनता के बीच में जाकर। राजस्थान पुलिस के मुखिया रहे उत्कल रंजन साहू को आरपीएससी की नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। पेपर लीक के बाद आरपीएससी की गिरती साख समेत कई चुनौतियों से उन्हें अब निपटना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। यूआर साहू बने आरपीएससी के नए चेयरमैन। पेपर लीक की चुनौतियों के बीच मिली कमान। अनुभव का मिलेगा लाभ, आरपीएससी की साख होगी मजबूत। दस महीने के लंबे इंतजार के बाद आरपीएससी को अपना नया चेयरमैन मिल ही गया। राजस्थान पुलिस के मुखिया रहे यूआर साहू को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। उत्कल रंजन साहू नई जिम्मेदारी मिलने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि आरपीएससी से जुड़ी समस्याओं और पेपर लीक से जुड़ी जांच पड़ताल का लंबा अनुभव होने के कारण अब आरपीएससी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। साथ ही यूआर साहू ने अपनी अब की प्राथमिकताओं को भी गिनाया। देखिए, राज्य सरकार का जो भी आदेश है उसको अभी तक नौकरी में पिछले 35 साल में मानते आए हैं और आगे भी मानते रहेंगे। तो फैसले के ऊपर ऐसा कोई विचार नहीं है। बाकी जिम्मेदारी मिली है तो जिस हिसाब से इसको जिम्मेदारी को पूरा करने का प्रयास अपने तरफ से होना चाहिए वो प्रयास करेंगे और काम जितना बेटर हो सकता है उसको करने की प्रयास करेंगे। सारी परीक्षाएं अभी तक पिछले 1.5 साल में सभी सही प्रकार से संपन्न हुई है। तो प्रयास वही रहेगा जिस तरीके से पिछले 1.5 साल से परीक्षाएं आयोजित हुई है बिना किसी समस्या के प्रॉब्लम पे, उसी तरीके से उसको आगे आयोजित कराया जाए। दरअसल आरपीएससी अध्यक्ष पद पर संजय श्रोतीय का कार्यकाल 1 अगस्त 2024 को खत्म हो गया था, जिसके बाद से ही ये पद खाली चल रहा था। हालांकि आरपीएससी मेंबर कैलाश चंद मीणा को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। पिछले 10 महीने से कार्यवाहक अध्यक्ष के भरोसे ही आरपीएससी का कामकाज चल रहा था। अब 10 महीने बाद फुल टाइम अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अब डीजीपी यूआर साहू को दे दी गई है। नवाचार करते हुए आरपीएससी में लगातार जो छवि खराब हुई है उसको सही करने का प्रयास भी किया जाएगा। इससे पहले भी 2 आईपीएस यहाँ पर जो है हाल ही में लगाए गए थे। भूपेंद्र यादव जो है पहले डीजीपी थे, जिनको यहाँ पर जो है आरपीएससी चेयरमैन का पद दिया गया था। हाल ही में जो यहाँ से गए हैं संजय श्रोत्रिय, वो भी आईपीएस थे, जिन्हें यहाँ पर जो है अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी। पिछले लंबे समय से यह पद जो है खाली था और यहाँ के सदस्य कैलाश चंद्र मीणा को कार्यवाहक के रूप में यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन अब एक बार फिर अध्यक्ष मिलने के बाद यह माना जा रहा है कि जल्द ही परीक्षाएं आयोजित होगी और सफलतम रूप से सभी परीक्षाओं को आयोजित कराया जा सकता है। आपको बता दें कि डीजीपी से आरपीएससी का चेयरमैन बनने वाले यूआर साहू हैं कौन। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष आरपीएससी में 2 साल के लिए उनकी नियुक्ति हुई। फरवरी 2024 में प्रदेश के डीजीपी बनाए गए। जून 2020 में डीजी रैंक पर प्रमोट किए गए थे। 1988 बैच के आईपीएस अफसर यूआर साहू उड़ीसा के रहने वाले हैं। साहू की छवि ईमानदार पुलिस अफसर की रही है, जिसके कारण ही उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। ऐसे में अब उनके सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं। बीते सालों में पेपर लीक, पक्षपात, भाई भतीजावाद और रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर आरपीएससी की साख पर सवाल खड़े हुए। साहू के सामने इस संस्था की साख को फिर से बहाल करने और लोगों का भरोसा कायम करने की चुनौती होगी। उत्कल रंजन साहू के आने के बाद इस पर और पहरा यहाँ पर हो सकता है और विगत दिनों यहाँ पर जो है परीक्षाएं लीक भी हुई थी, पेपर लीक भी हुए थे और कई गिरफ्तारियां हुई थी। तो ऐसे में छवि जो है वो आरपीएससी की खराब हुई थी। उस छवि को एक बार फिर सुधारने के लिए एक बार फिर जो है डीजीपी को यहाँ पर रहते हुए तैनात किया गया है। तो अब एक बड़ा कदम जो है सरकार की ओर से माना जा रहा है और देखने वाली बात होगी कि अब आगामी दिनों में किस तरह के नवाचार होते हैं और युवाओं को किस तरह से इसमें राहत मिल सकती है। कैमरा पर्सन कौशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़ी बड़ी खबर जयपुर से आपको बताते हैं। रवि प्रकाश मैराना को अतिरिक्त चार्ज पुलिस डीजीपी का दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरअसल डीजीपी के पद पर तैनात थे साहू और उन्हें आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद से डीजीपी को लेकर कई नाम सामने आ रहे थे, उनकी तलाश हो रही थी और अब ये जानकारी मिल रही है कि रवि प्रकाश मैराना को अतिरिक्त चार्ज पुलिस डीजीपी का दिया गया है। जो आदेश पारित हुआ है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर जयपुर से, रवि प्रकाश मैराना को अतिरिक्त चार्ज पुलिस डीजीपी का दिया गया है। चूंकि डीजीपी ही साहू आरपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए हैं और इसके बाद अब ये अतिरिक्त जो चार्ज दिया गया है पुलिस डीजीपी का वो रवि प्रकाश मैराना के कंधों पर है। तो कौन है रवि प्रकाश मैराना, जरा इस बारे में भी आपको जानकारी देते हैं और ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए उनके प्रोफाइल के बारे में, उनके सफर के बारे में। रवि प्रकाश मैराना को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। रवि प्रकाश मैराना 1990 बैच के आईपीएस एसीबी के डीजी हैं। रवि प्रकाश मैराना पुलिस डीजीपी का अब उन्हें अतिरिक्त चार्ज मिला है। अगले आदेश तक कार्यभार सौंपा गया है। कानून विभाग ने यह आदेश जारी किए जिसकी प्रतिलिपि भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी और रवि प्रकाश मैराना जो है उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 1990 बैच के आईपीएस एसीबी के डीजी हैं रवि प्रकाश मैराना और अब उन्हें पुलिस डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, यानी अगले आदेश तक कार्यभार उन्हें सौंपा गया है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर नोहर के भूकरका के गांव के पास एक डीजल से भरा टैंकर पलट गया। टैंकर पलटते ही लोगों में डीजल लूटने की होड़ मच गई। लोग बाल्टी, डिब्बे, ड्रम लेकर पहुंच गए और डीजल भरने लगे। मदद करने की जगह लोग डीजल लूटते हुए नजर आए। उधर सूचना पर पहुंची नोहर पुलिस ने सड़क से टैंकर को हटवाया। बहरहाल हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। और अब बात करते हैं जासूस शकूर खान की। 10 जून तक जांच एजेंसी की रिमांड पर रहा शकूर खान आज रिमांड अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। न्यायिक हिरासत में भेजा गया शकूर, कहां से जुड़े तार, जांच जारी, आरोप भारी।
जमाने से चेहरा छुपाता ये वो शख्स है जिसे दुश्मन देश के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जी हां, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए शकूर खान की रिमांड अवधि पूरी होने पर मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया। पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में शकूर खान को आज अदालत में पेश कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो पुलिस है और सुरक्षा एजेंसीज है, इन्हें बाकायदा पेश करने के बाद में अदालत से वापस जेसी ले जा रही हैं। सूत्रों की माने तो अब तक की पूछताछ में शकूर खान से कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। इंटेलिजेंस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। 15 साल में वो 7 बार पाकिस्तान गया। 60 दिन से ज्यादा वो पाकिस्तान में रह चुका है। पाक दूतावास के अधिकारियों के संपर्क में भी था। ISI हैंडलर्स से जासूसी की ट्रेनिंग भी ले चुका है। आरोप कई है, लेकिन तफ्तीश में जुटे अधिकारी कुछ कहने से साफ बच रहे हैं। हमने कोर्ट से जेसी मांगा था, कोर्ट ने जेसी के आदेश दिए हैं। आवश्यकता अनुसार वापस अभी तक की पड़ताल में क्या क्या चीजें सामने आई? अभी अनुसंधान जारी है, इस बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। मामला ट्रेनिंग के बारे में बात की गई थी, इन्होंने वहां जाकर के बिना सूचना के पाकिस्तान गए थे। अभी अनुसंधान जारी है। शकूर खान से पाकिस्तानी दूतावास के उस कर्मचारी दानिश से संबंध होने के बारे में भी जानकारी मिली है, जिसे यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के मामले का खुलासा होने के बाद भारत सरकार ने डिपोर्ट कर वापस पाकिस्तान भेज दिया था। सूत्रों के मुताबिक दानिश से रिश्तों को लेकर शकूर खान कुछ खास जानकारी नहीं दे रहा है। वो सिर्फ ये दावा कर रहा है कि वीजा के संबंध में ही उसकी दानिश से मुलाकात हुई थी और उसका नंबर सेव किया था। हालांकि जांच एजेंसियों को शक है कि दानिश के बहाने शकूर खान और ज्योति मल्होत्रा के तार आपस में जुड़े हो सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। खबर अजमेर से है, जहां लोगों ने महात्मा गांधी स्कूल के पास से एक चोर को पकड़ा और चोर स्कूटी चोरी कर भागने की फिराक में था। तभी लोगों ने पकड़ा, उसकी जमकर पिटाई कर डाली। युवक पिटाई न करने की इस बीच गुहार लगाता रहा। चोर की पिटाई के बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। गरीब आदमी हो यार, मुझको यार, गरीब आदमी मर जाएगा, कर जाएगा यार, छोड़ दे यार। सबके सामने बोल दूंगा क्या? गरीब आदमी हो यार, मुझको यार कमाल करना है यार। करा क्या कुछ नहीं करा। खबर खैरतल से है, जहां पर हमरिका गांव में भीषण आग लग गई और आग ने 3 भाइयों के घर को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में घरेलू सामान, बाइक, नकदी जलकर सब कुछ राख हो गया। तो वहीं लोगों ने दमकल की टीम पर देरी से पहुंचने के आरोप भी लगाए। बहरहाल अभी आग लगने का खुलासा नहीं हुआ है, यानी कि क्या कारण रहे ये अब तक साफ नहीं हो पाए हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। वसुंधरा राजे पहुंची कैंसर रोगियों के बीच। प्रतापनगर के कविता कैंसर केयर सेंटर पहुंची है राजे। कैंसर मरीज और सर्वाइकर्स, आपको बता दें कि सर्वाइवर्स जो यहाँ पर लड़ रहे हैं कैंसर से, इस बड़ी बीमारी से, उन सर्वाइवर से मुलाकात कर रही हैं। रोगियों के जल्द स्वस्थ होने की राजे ने कामना भी की है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब वसुंधरा राजे पहुंची कैंसर रोगियों के बीच। प्रतापनगर का कविता ये कैंसर केयर सेंटर है। यहाँ पर पहुंचकर कैंसर के जो पेशेंट्स थे और जो सर्वाइवर्स हैं उनसे मुलाकात की। रोगियों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी वसुंधरा राजे ने की है। अब हम आपको ऐसी 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको ये समझ आ जाएगा कि सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में लोग क्या क्या कदम उठा रहे हैं। और उनमें एक ऐसी तस्वीर जिसके बाद वो भविष्य में कोई भी करतूत करने से पहले सोचेंगे। पहली तस्वीर है, जयपुर की सड़कों पर सरेआम शराब बांटी जा रही है। राह चलते लोगों को रोक रोक कर शराब पिलाई जा रही है। ये तस्वीरें हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लप्पू सचिन की। वहीं दूसरी भी एक तस्वीर उसी लप्पू सचिन की है जिसे पुलिस ने सबक सिखा दिया है। अब वो माफी मांग रहा है और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना दोहराने का दावा भी कर रहा है। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ उपखंड में 2 नाबालिग मासूमों से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की गोचर की भूमि पर बने अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा चला है। दरअसल आरोपी भगवान सोनी ने सूरजसर 8 सर रोड पर गोचर भूमि में अतिक्रमण किया हुआ था। दुकान और मकान बनाए हुए थे। यहां अवैध गतिविधियां चल रही थी। आरोपी ने यहीं पर इसी जमीन पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। ग्रामीणों की शिकायत के बाद हरकत में आए प्रशासन ने तहसीलदार की मौजूदगी में ध्वस्त अतिक्रमण को कराया है।
बुटनेश्वर ग्राम में जो राजकीय भूमि है, गोचर भूमि को मुक्त करवाया गया है। जो दुष्कर्म का आरोपी था वो इसी भूमि पे काबिज था, अवैध कब्जा करके यहीं पे काबिज था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है और इस भूमि को मुक्त करवा दिया गया है। अगली खबर जोधपुर से है। यहां पर भी निगम का पीला पंजा फिर से चला है। रातानाडा क्षेत्र में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अवैध निर्मित 10 दुकानों को ध्वस्त करने का काम किया गया। 3 नंबर हॉस्पिटल के पास जो हॉस्टल है उसके पास से कार्रवाई की गई है। साथ ही भाटी चौराहे के पास भी एक्शन लिया गया। मारो राजस्थान में अगली खबर आपको झुन्नू से बताते हैं, जहां पर चिड़ावा में हुई एसीबी की कार्रवाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कार्रवाई के दौरान अधिकारी भागता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में एसीबी ने सहायक प्रशासनिक अधिकारी का पीछा कर उसे पकड़ा। उधर रिश्वत की राशि को अधिकारी ने एक खाली पड़े प्लॉट में फेंक दिया। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए चिड़ावा एईएन और सहायक प्रशासनिक अधिकारी 30,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की फाइल अप्रूव करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। ये सर अपने सूरजगढ़ के परिवादी विमलेश जी, उनका घरेलू सौर ऊर्जा का काम है। तो उन्होंने हमें परिवाद दी कि मेरे घरेलू सौर ऊर्जा का काम है, उसके अप्रूवल लेने के लिए बिजली विभाग में बाबूजी और एएन साहब 40,000 रुपये मांग रहे हैं। हमने सुरेश जी सीआई साहब के नेतृत्व में तस्दीक करवाई, तो वेरिफिकेशन में 30,000 रुपये की डिमांड तय हुई और उसी अनुक्रम में आज ट्रेप कार्रवाई आयोजन करते हुए और सहायक प्रशासनिक अधिकारी है नरेंद्र सिंह और एएन है आजाद सिंह, उनको गिरफ्तार किया। खाटू श्याम जी मंदिर परिसर में 6 जून को एक ऐसा वाकया हुआ जिसने हर उस माता पिता के दिल को दहला दिया है जो अपने बच्चों को लेकर तीर्थ या भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं। भोपाल से खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए पहुंची एक मां और दादी के साथ 3 साल का मासूम बच्चा अजनबी युवक की चालाकी का शिकार बन गया। भीड़ में मां का ध्यान वीडियो बनाने में था और उसी दौरान वो युवक बच्ची की गोद में उठाकर वहां से निकल गया। तीन साल का मासूम किडनैप, 3 दिन बाद भी सुराग नहीं। मां बनाती रह गई वीडियो। बच्चे को लेकर युवक गायब। क्या आप किसी अजनबी पर भरोसा करते हुए उसे अपना बच्चा सौंप देते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि कभी कभी कुछ माता पिता ऐसी गलती कर बैठते हैं। ऐसी ही गलती एक मां से हो गई और उसका इकलौता बेटा उसकी आंखों के सामने से किडनैप कर लिया गया। मामला भोपाल के पुष्पा नगर का है, जहां अजय कुमार जाटव ने बताया कि उनकी पत्नी वीडियो बना रही थी और उनके सामने ही उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया। राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर परिसर में 6 जून को एक ऐसा वाकया हुआ जिसने हर उस माता पिता के दिल को दहला दिया है जो अपने बच्चों को लेकर तीर्थ या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं। भोपाल से खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए पहुंची एक मां और दादी के साथ 3 साल का मासूम बच्चा अजनबी युवक की चालाकी का शिकार बन गया। भीड़ में मां का ध्यान वीडियो बनाने में था और उसी दौरान वो युवक बच्चे को गोद में उठाकर वहां से निकल गया। ये घटना तब और भी भावुक कर देती है जब ये पता चलता है कि रक्षम 3 बहनों का इकलौता भाई है। ये शख्स जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इसने पहले परिवार से बात की, उनका भरोसा जीता और फिर उनके ही बच्चे को लेकर फरार हो गया। 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। फिलहाल इस मामले में सीकर पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ फिलहाल खाली है। ऐसे में परिवार ने एमपी सरकार से गुहार लगाई कि वो इस मामले में उनकी मदद करे। रमाकांत दुबे, न्यूज़ 18, भोपाल।
नकली खाद और बीज पर कार्रवाई की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ ने आज हनुमानगढ़ जिले के रावतसर के उपखंड कार्यालय पर धरना लगाया और कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने किरोड़ीलाल मीणा की कार्रवाई का समर्थन करते हुए नकली खाद और बीज फैक्ट्री संचालकों और दोषी कृषि अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग रखी। किसानों ने कहा कि पिछले दिनों रावतसर में नकली डीएपी खाद पकड़ी गई थी, जिसमें पुलिस मुख्य आरोपी को बचाने में जुटी है। ऐसे में किसानों ने रावतसर प्रकरण में निष्पक्ष जांच की मांग रखी है। तहसील ने जो रावतसर में नकली खाद का जो प्रकरण हुआ था और जो मंत्री जी ने विभिन्न फैक्ट्रियों पे छापे मारे थे, उसको लेके हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किए और उपखंड अधिकारी कार्यालय का घेराव भी किए। और जो हमारी मांगे थी उसको ज्ञापन में हमने कृषि मंत्री जी का नाम ज्ञापन उपखंड कार्यालय में दिया और उम्मीद करेंगे कि उस पर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम लोग जून को इस माह में हमारा ये प्रदर्शन हो गया, जुलाई माह में फिर हम 5 या 6 तारीख को इससे बड़ा धरना प्रदर्शन रावतसर उपखंड कार्यालय पर करेंगे, ये हम लोगों ने तय किया है। पर उदयपुर से है, जहां पर खिरोदा गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया है। ट्रैक्टर लेकर आए प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर रास्ता जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि मेनार खिरोदा वेटलैंड कॉम्प्लेक्स की आरक्षित चारागाह भूमि पर पावर ग्रिड सब स्टेशन बनाने की तैयारी की जा रही है। ये इलाका अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेटलैंड के रूप में घोषित है, जहाँ मवेशियों और पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास बनाया हुआ है। ग्रामीण इस भूमि के आवंटन का बीते 7 से 8 महीनों से विरोध कर रहे हैं। हंसी तो हमको इस बात पे आ रही है कि एक तरफ तो आपने उसी जमीन को पावर ग्रिड वाले को अलॉटमेंट कर दी, दूसरी तरफ रामसर का प्रपोजल बना के भेज दिया। इस तरह से आप गांव के साथ क्या करना चाहते हो? हमारी चारागाह जमीन जो प्लेन एरिया है उस जमीन को 15 किलोमीटर दूर नागलिया में आवंटन किए। नागलिया में चट्टाने हैं, एक चारागाह एक तरमा भी नहीं उगता है, उस जगह पर इन्होंने जमीन आवंटन की है। हम गांव से कम 1000 की संख्या में लोग बाग आए, 100 तो ट्रैक्टर लेके आए। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि हमने 2003 में खिरोदा गांव का तालाब को आरक्षित करके जो विदेशी से पंछी आते हैं वहां प्रजनन के लिए, वो वहां पे 6 महीने रहते हैं, उनको हम सब हमारे बच्चों की तरह पालन पोषण करते हैं एवं पूरी सुरक्षा मुहैया करते हैं। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में ठेका कर्मियों की हड़ताल के चलते चिकित्सा व्यवस्था ठप हो गई है। वेतन की भुगतान की मांग को लेकर 500 से ज्यादा ठेका कर्मी हड़ताल पर आज उतर आए। ओपीडी में मरीजों और उनके परिजनों को भारी भीड़ वहां पर उमड़ी हुई नजर आई है। कई मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिला तो कई मरीज बिना इलाज के ही घर लौट गए। बड़े एमबीएस अस्पताल में ठेका कर्मियों की हड़ताल के चलते मरीजों और उनके परिजनों की भारी भीड़ लग गई और मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल की न्यू ओपीडी कक्ष में हम खड़े हैं और तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, जहां महिलाओं और अन्य मरीजों की लंबी लंबी आप कतारें देख सकते हैं। कई मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है तो कई मरीज बिना इलाज के ही घर लौट रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन द्वारा हड़ताल के बाद वैकल्पिक इंतजाम करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये तमाम प्रयास भी नाकाम साबित हो रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, आपसे जानना चाहते हैं, यहाँ तो वो कार्मिक है नहीं, किस तरह से परेशानियां हो रही है? अब गर्मी में सब लाइन में लग रहे थे, वो टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया, देख लो। बुजुर्ग आदमी की भी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, खड़ा है उनको चक्कर आ रहा है, ये कोई बात हुई है? और वो बेटा धीरे धीरे काट रहे पर्ची। बहुत देर से खड़े हैं यहाँ पे, कूलर की व्यवस्था तो करनी चाहिए ना आगे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं झुंझुनू से, जहां पर चिड़ावा में एसीबी की कार्रवाई मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी नरेंद्र सिंह के घर सर्च की कार्रवाई की गई है। सुल्ताना में सीकर एसीबी की टीम ने सर्च की कार्रवाई को अंजाम दिया। 3 घंटे तक सीकर एसीबी की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। टीम में संपत्ति से जुड़ा ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। सर्च की कार्रवाई के बाद सीकर एसीबी की रवाना सीकर एसीबी सीआई के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। तो सर्च की कार्रवाई के बाद सीकर एसीबी रवाना। ये तस्वीर आपके सामने है। 3 घंटे तक ये सर्च चला है। रिश्वतखोर आरोपी के घर पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी के घर की तस्वीरें हैं। यहां पर एसीबी की टीम पहुंची, सर्च की कार्रवाई की गई। 3 घंटे तक ये कार्रवाई हुई है। जो भी दस्तावेज हैं
यहां पर जब्त कर लिए गए हैं और इसके बाद एक पूरा ब्यौरा तैयार किया जाएगा।